नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक भारत के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन को परीक्षा दृष्टि से क्रमबद्ध तरीके से समझेंगे। तो चलिए एकदम शुरुआत से शुरू करते हैं। मतलब भारत और यूरोप के बीच व्यापार तो सदियों से हो रहा था, तो फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्हें एक नए समुद्री रास्ते की जरूरत पड़ गई? देखिए, इसकी जो सबसे बड़ी वजह थी वो थी पुराने रास्तों पर बढ़ता हुआ कंट्रोल और खर्चा। उस समय मुख्य रूप से दो रास्ते हुआ करते थे। एक तो था फारस की खाड़ी से जमीनी रास्ता जो ज्यादातर चलता था, और दूसरा था लाल सागर का रास्ता, पर वो बहुत मुश्किल था। बहुत ज्यादा कोहरा और खतरनाक चट्टानें थी वहां। तो ये जो जमीनी रास्ता था, इस पे कंट्रोल किसका था? इस पर इटली के व्यापारियों की कह सकते हैं पूरी मोनोपोली थी। मतलब वेनिस और जेनुआ के व्यापारी। भारत से कोई भी मसाला या सामान यूरोप जाता था तो वो उन्हीं के जरिए पहुंचता था। तो जाहिर है वो अपना बहुत ज्यादा मुनाफा रखते होंगे। बहुत ज्यादा। मतलब एक तो इटली के व्यापारियों का अपना मुनाफा, और उसके ऊपर रास्ते में जितने भी राज्य पड़ते थे सब कुछ चुंगी यानी टैक्स देना पड़ता था। तो जो चीज भारत से 1 रुपए की चली वो यूरोप पहुंचते पहुंचते 100 रुपए की हो जाती होगी। बिल्कुल। काली मिर्च तो सोने के भाव बिकती थी वहां। और फिर कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आया साल 1453 में। 1453? कुस्तुनतुनिया का पतन। सही पकड़े। 1453 में ऑटोमन तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया पर कब्जा कर लिया, जो आज का इस्तांबुल है। और ये वो शहर था जो एशिया और यूरोप के बीच जमीनी व्यापार का मेन गेटवे था। तो तुर्कों के कब्जे के बाद ये रास्ता यूरोपीय व्यापारियों के लिए लगभग बंद हो गया। हाँ, लगभग बंद हो गया। अब एक तरफ इटली की मोनोपोली, दूसरी तरफ जमीनी रास्ते पर तुर्कों का कब्जा। यूरोप के बाकी देश जैसे पुर्तगाल, स्पेन, ये सब तो एक तरह से फंस गए। तो उनके पास एक ही विकल्प बचा। एक ही विकल्प, एक नया समुद्री रास्ता खोजना। एक ऐसा रास्ता जो इन सभी बिचौलियों को, मतलब अरब और इतालवी व्यापारियों को बाईपास कर सके। और यहीं से भौगोलिक खोजों का वो महान दौर शुरू हुआ। जी, और इसमें सबसे आगे था पुर्तगाल। वहां के प्रिंस हेनरी, जिन्हें द नेविगेटर भी कहा जाता है, उन्होंने इन खोजों को बहुत बढ़ावा दिया। और इसी कोशिश में 1487 में 1487 में बर्थोलोम्यू डियाज नाम का एक पुर्तगाली नाविक अफ्रीका के दक्षिणी छोर तक पहुंच गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसी जगह को केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया। बिल्कुल, उत्तमाशा अंतरीप, मतलब अच्छी उम्मीद का अंतरीप। अब एक उम्मीद जगी कि अफ्रीका का पूरा चक्कर लगाकर भारत पहुंचा जा सकता है। इसी बीच कोलंबस भी तो निकले थे भारत खोजने। हाँ, स्पेन की मदद से। लेकिन वो अटलांटिक महासागर पार करके एक नई ही दुनिया में पहुंच गए, जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। और फिर 1498 में आखिरकार वास्को डी गामा भारत पहुंच ही गया। सही। वास्को डी गामा ने केप ऑफ गुड होप वाले रास्ते से होते हुए भारत के पश्चिमी तट पर पहुंचने में सफलता पाई। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है जो परीक्षा में भी पूछी जाती है कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज नहीं की थी। बिल्कुल, ये कहना ही गलत है। भारत तो हजारों सालों से मौजूद था। ये असल में यूरोप के लिए भारत तक पहुंचने के समुद्री मार्ग की खोज थी। इस एक खोज ने दुनिया का इतिहास बदल दिया। तो रास्ता खुल गया, अब तो कंपनियों की लाइन लग गई होगी। यहाँ एक आम धारणा है कि अंग्रेज शायद सबसे पहले आए। क्या ये सही है? नहीं, ये एक बहुत कॉमन गलतफहमी है। अगर हम कंपनियों की स्थापना, मतलब उनके बनने का साल देखें, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी थी, जो कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी से 2 साल पहले थी। डच कंपनी 1602 में बनी। तो फिर अंग्रेज पहले क्यों नहीं आए? कंपनी तो उनकी पहले बन गई थी। यही तो दिलचस्प बात है। कंपनी पहले बनाने के बावजूद भारत पहुंचने की दौड़ में डच आगे निकल गए। डच 1605 में भारत आ गए, जबकि अंग्रेज 3 साल बाद 1608 में आए। अच्छा, तो ये क्रम परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो अगर हम भारत आने का सही क्रम देखें तो वो क्या था? सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में, उनके बाद डच 1605 में, फिर आए ब्रिटिश 1608 में, उनके बाद डेनिश 1616 में, और फिर आखिर में फ्रांसीसी 1667 में। ये डच और ब्रिटिश वाला क्रम जरूर याद रखना चाहिए। चलिए, तो अब बात करते हैं सबसे पहले आने वालों की, पुर्तगालियों की। उनके इरादे क्या थे? सिर्फ व्यापार या कुछ और भी? उनके 2 बड़े मकसद थे। पहला और सबसे अहम तो था आर्थिक, मतलब मसालों का व्यापार, और दूसरा था धार्मिक। वो ईसाई धर्म का प्रचार भी करना चाहते थे। तो 1498 में वास्को डी गामा भारत में किस जगह पर उतरा? वो कालीकट के कप्पड़ नाम के बंदरगाह पर उतरा। लेकिन वहां उसका स्वागत उतना आसान नहीं था। जो अरबी व्यापारी वहां पहले से व्यापार कर रहे थे, उन्होंने इसका जमकर विरोध किया। उन्हें अपना कंपटीशन नजर आ गया? जाहिर है। लेकिन कालीकट के जो स्थानीय हिंदू राजा थे, जिनकी उपाधि जैमोरिन थी, उन्होंने वास्को डी गामा का स्वागत किया और व्यापार की अनुमति दे दी। और ये व्यापार उनके लिए कितना फायदेमंद साबित हुआ? फायदेमंद कहना तो बहुत छोटा शब्द है। ये एक जैकपॉट था। ऐसा कहा जाता है कि वास्को डी गामा ने अपनी यात्रा का सारा खर्च निकालने के बाद भी मसालों के व्यापार से 60 गुना ज्यादा मुनाफा कमाया। 60 गुना?
ये तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। इस एक यात्रा की खबर जब यूरोप पहुंची तो तहलका मच गया। हर कोई भारत से व्यापार करना चाहता था। इसी मुनाफे को देखकर 1500 में पेड्रो अल्वारेज कैब्राल के नेतृत्व में दूसरा दल आया। और वास्को डी गामा भी दोबारा आया था। हाँ, 1502 में वो खुद दोबारा आया और 1503 में उन्होंने कोचीन में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो फैक्ट्री लग गई, लेकिन एक फैक्ट्री से तो साम्राज्य नहीं बनता। इस व्यापार को एक संगठित ताकत में किसने बदला? इसके लिए हमें उनके गवर्नरों को देखना होगा। सबसे पहले आए फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, जो 1505 में भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर बने। उनकी सोच बहुत साफ थी। उनकी ब्लू वाटर पॉलिसी बहुत मशहूर है। इसका क्या मतलब था? इसका मतलब था शांत जल की नीति। अल्मीडा का मानना था कि जमीन पर किले बनाने से बेहतर है कि हिंद महासागर पर कब्जा करो। उसका कहना था कि जो समुद्र का राजा होगा वही भारत के व्यापार का भी राजा होगा। और उसने ये साबित भी किया। हाँ, 1509 में दीव की लड़ाई में उसने गुजरात, मिस्र और तुर्की की मिलीजुली नौसेना को हरा दिया और हिंद महासागर में पुर्तगाली प्रभुत्व स्थापित कर दिया। अल्मीडा के बाद कौन आया? उनके बाद आया अल्फांसो डी एल्बुकर्क, जिसे भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक संस्थापक? क्यों? हाँ, उसने सती प्रथा पर रोक लगाने की कोशिश की और पुर्तगालियों को भारतीय महिलाओं से शादी करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। मकसद था भारत में एक ऐसी आबादी तैयार करना जो पुर्तगाल की वफादार हो। और इसके बाद एक और गवर्नर का जिक्र आता है, नीनो डी गुन्हा। जी, नीनो डी गुन्हा ने 1530 में मुख्यालय को कोचीन से गोवा शिफ्ट कर दिया। ये एक बड़ा कदम था और उसने बंगाल में हुगली और मद्रास में सेंथोम तक पुर्तगाली बस्तियां बसाईं। पुर्तगाली अपने साथ सिर्फ व्यापार ही नहीं लाए, बहुत कुछ और भी लाए। बिल्कुल। भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने ही लगाया था। और आज हम जो आलू, टमाटर, अनानास, पपीता, काजू, तंबाकू खाते हैं, ये सब फसलें भी वही अपने साथ लेकर आए थे। अच्छा, तो ये तो हुई पुर्तगालियों की बात। उनके बाद आए डच। उन्होंने किस चीज पर ज्यादा ध्यान दिया? क्या वो भी मसालों के ही पीछे थे? शुरुआत में तो हाँ, लेकिन जल्दी उन्हें एक ज्यादा मुनाफे वाली चीज दिख गई, भारतीय कपड़े। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। डचों ने भारतीय सूती वस्त्रों के निर्यात को अपनी प्राथमिकता बनाया। उनकी पहली फैक्ट्री 1605 में मसूलीपट्टनम में खुली और उनका मुख्यालय पुलिकट में था, जहां वो पैगोडा नाम के सोने के सिक्के भी ढालते थे। और अब आते हैं उस कंपनी पर जिसने भारत का भविष्य ही बदल दिया, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। 31 दिसंबर 1600 को बनी थी। जी, महारानी एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर से। और उनका पहला जहाज हेक्टर कैप्टन हॉकिंस के साथ 1608 में सूरत पहुंचा। उसका एक ही मिशन था, मुगल बादशाह जहांगीर से व्यापार की इजाजत लेना। और कहते हैं कि हॉकिंस फारसी भाषा बहुत अच्छी बोलता है। हाँ, और इसी बात से जहांगीर काफी प्रभावित हुआ। उसने खुश होकर हॉकिंस को 400 का मनसब और इंग्लिश खान की उपाधि दी। उपाधि तो मिल गई, पर व्यापार की इजाजत मिलने में दिक्कतें आईं। बहुत दिक्कतें आईं, क्योंकि सूरत में पुर्तगाली पहले से ही जमे हुए थे और वो किसी भी हाल में अंग्रेजों को वहां टिकने नहीं देना चाहते थे। उनके विरोध के कारण सूरत में स्थायी फैक्ट्री बनाने की इजाजत 1613 में मिली। इससे पहले उन्होंने कहीं और फैक्ट्री खोल ली थी। हाँ, उन्होंने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री 1611 में दक्षिण में मसूलीपट्टनम में स्थापित कर ली थी। अंग्रेजों के लिए असली कामयाबी तब मिली जब 1615 में सर टॉमस रो आए। बिल्कुल। रो सिर्फ एक व्यापारी नहीं थे, वो इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के राजदूत बनकर आए थे। उन्होंने अपनी कूटनीति से जहांगीर से मुगल साम्राज्य के कई हिस्सों में व्यापार करने की छूट हासिल कर ली। इसने कंपनी के लिए पूरे भारत में दरवाजे खोल दिए। इसके बाद तो कंपनी ने एक के बाद एक कई बड़ी सफलताएं हासिल की, जैसे 1632 का सुनहरा फरमान। वो गोलकुंडा के सुल्तान से मिला था। सिर्फ 500 पगोड़ा सालाना टैक्स के बदले में कंपनी को पूरे राज्य में फ्री ट्रेड का अधिकार मिल गया था। फिर 1639 में उन्होंने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास को पट्टे पर लिया और वहां फोर्ट सेंट जॉर्ज किला बनाया। और फिर उन्हें बॉम्बे मिला, जिसकी कहानी तो बहुत ही अलग है। हाँ, ये तो इतिहास की सबसे दिलचस्प डील्स में से एक है। 1661 में इंग्लैंड के राजा चार्ल्स द्वितीय की शादी पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन से हुई। और पुर्तगाल ने पूरा का पूरा बॉम्बे द्वीप उन्हें दहेज में दे दिया। जी, दहेज में। और उससे भी ज्यादा हैरानी की बात यह है कि राजा ने इस पूरे द्वीप को ईस्ट इंडिया कंपनी को सिर्फ 10 पाउंड सालाना किराए पर दे दिया। सिर्फ 10 पाउंड? अविश्वसनीय। और कलकत्ता की नींव कैसे पड़ी? 1698 में कंपनी ने सिर्फ 1200 रुपए सालाना देकर 3 गांव खरीदे, सुल्तानाती, गोविंदपुर और कलकत्ता। इन्हीं तीनों को मिलाकर जॉब चार्नॉक ने आधुनिक कलकत्ता शहर की नींव रखी और 1700 में यहीं पर फोर्ट विलियम बनाया गया। और फिर आया 1717 का वो फरमान जिसने खेल ही बदल दिया, फर्रुखसियर का फरमान। उसे कंपनी का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। हुआ ये कि बादशाह फर्रुखसियर की एक जानलेवा बीमारी का इलाज एक अंग्रेज डॉक्टर ने कर दिया।
बादशाह ने खुश होकर एक ऐसा शाही फरमान जारी किया जिसने कंपनी को बंगाल में टैक्स फ्री व्यापार करने की छूट दे दी। इस एक फरमान ने अंग्रेजों को बाकी सबसे बहुत आगे कर दिया। अच्छा, अंग्रेजों के अलावा डेनिश और फ्रांसीसी भी तो थे। हाँ, डेनिश 1616 में आए। उनका मुख्य केंद्र बंगाल का श्रीरामपुर था, पर वो ज्यादा प्रभाव नहीं छोड़ पाए। असली मुकाबला तो होना था फ्रांसीसियों से। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी 1664 में बनी थी। और उनकी पहली फैक्ट्री सूरत में 1668 में, और उनका जो मुख्यालय बना वो था पौंडीचेरी। तो अगर हम इस पूरी कहानी को देखें तो एक सबसे हैरान करने वाला तथ्य क्या है? वो ये है कि जो सबसे पहले आया वही सबसे आखिर में गया। हाँ। पुर्तगाली 1498 में भारत आने वाली पहली यूरोपीय शक्ति थे। हाँ। और 1961 में गोवा की मुक्ति के बाद भारत छोड़ने वाले भी आखिरी थे। ये सचमुच एक बहुत लंबा सफर था। इस विषय से जुड़े अगर आपके कोई भी प्रश्न है तो कृपया कमेंट सेक्शन में लिखें। हमें यह भी बताएं कि क्या यह विषय परीक्षा की दृष्टि से आपको स्पष्ट रूप से समझ आया। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको ये वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक शेयर करें।